नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दर्पित टेक्नो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम रोज़ 50 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं और ये प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को आपको बार-बार रिवीजन करते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना, कभी-कभी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए तो मैं वो चीज़ें बोलने में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप कहीं स्किप करने के चक्कर में उस चीज़ को गलत पढ़ लो। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो के साथ बने रहना है, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहना है और आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करना है, वह भी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और ये जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, रीट की कर रहे हो या फिर अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों बिना विलंब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया दोस्तों कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, तो आपको इससे से याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अवश्रव्य तरंगे, दोस्तों देखो कुछ चीज़ें होती है जो नाम से स्पष्ट हो जाती हैं। अवश्रव्य अर्थात जिनको हम नहीं सुन सकते, वह क्या होती है? अवश्रव्य तरंग कहलाती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति है तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति, जिनको हमारा कान नहीं सुन सकता, वह क्या होती है? अवश्रव्य। अब 20 का मतलब 0 से लेकर 20 तक, ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि 0 से 20 तक, 20 हर्ट्ज तक नीचे की आवृत्ति, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? देखो नाम से स्पष्ट, श्रव्य अर्थात जिनको हम सुन सकते हैं। तो हम कौन सी तरंगों को सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं, हम सुन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसर्व्य तरंगे किसे कहते हैं? तो जो तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं, उन तरंगों को प्रसर्व्य तरंग कहते हैं और इन तरंगों को हमारा कान नहीं सुन सकता। तो दोस्तों ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, अवश्रव्य, श्रव्य और प्रश्रव्य। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसर्व्य तरंगों का उपयोग कहाँ होता है? तो संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई पता करने में, कीमती कपड़ों, वायुयान और घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में, कल कारखानों की चिमनी से कालिक हटाने में, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु नष्ट करने में प्रसर्वित तरंगों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो इतने मैंने आपको जो एक कंडीशन बताई है, कोई भी एक कंडीशन आपको एग्जाम में पूछ सकता है, मैंने सभी कंडीशन एक ही प्रश्न में समायोजित कर लिया है ताकि आपको बार अलग अलग क्वेश्चन नहीं देखना पड़े। तो इन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करते रहना है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में, उसके बाद अगर पूछे तो होती है द्रव्य में और फिर होती है गैस में। तो इनका सीक्वेंस इस प्रकार है, ठोस, द्रव्य और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अभी रेलवे में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, बार बार रिपीट हो रही है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आपको याद रखना है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तन होता है? देखो कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती हैं, तो आपको ध्यान नहीं देना उन पर, मैं जो बोलता हूँ उन पर फोकस रखना है। तो ध्वनि की चाल है, तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती, आवृत्ति सेम रहती है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल का दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। दाब हटाने या बढ़ाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है, पहले जैसी सेम रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तीव्रता, तारतम्य, गुणता क्या है?
तो दोस्तों ये सब ध्वनि के लक्षण हैं। ध्वनि के 3 प्रकार के लक्षण हैं, ये तीनों हैं। अब बात करते हैं कि तीव्रता। तीव्रता क्या होती है? ध्वनि का धीमी या तेज सुनाई पड़ना तीव्रता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ चीज़ें होती है तो नाम से ही स्पष्ट हो जाती है। सेकंड है तारत्व, किसे कहते हैं? तो ध्वनि का मोटा या पतली, मोटी या पतली होना क्या कहलाता है? तारत्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जामों में आया है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तारत्व हमेशा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ध्वनि का मात्रक है, तो ध्वनि का जो मात्रक है वह है डेसिबल। तो दोस्तों मैं इसमें आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो ध्वनि का मात्रक है वह डेसिबल है, लेकिन इसकी जो बड़ी इकाई की अगर बात करें तो वह होता है बेल। इसको भी ध्यान रखना है, बेल बड़ी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। 1/10, 10 का पहला हिस्सा। ठीक है, इस तरह से आपको याद है, इसको रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है? तो इसका जो मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है ध्वनि के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किसे कहते हैं? डॉपलर प्रभाव क्या है? तो दोस्तों जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है, तो श्रोता और ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसी को ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता और ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ना। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को बार बार रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहना है, ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो जाए, आपका एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी चर्चा कर ली है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 1 कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होते हैं। आपको यह मात्रक याद रखना है इसका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ताप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो ताप मापने के लिए तापमापी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम थर्मोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाना का आविष्कार किसने किया? तो सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने ही किया और अपने नाम से इसका नाम रखा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेल्सियस पैमाने में हिमांक व भाप बिंदु कितना होता है? देखो हिमांक और भाप, हिमांक मतलब फ्रीज जम जाना, और भाप मतलब जो उबाल बिंदु है ना, इसको याद रखना है। तो हिमांक 0 डिग्री होता है और भाप बिंदु 100 डिग्री, अर्थात जो पानी है वो 0 डिग्री पे जमता है, और जो उसका उबाल बिंदु है, जो बिल्कुल गर्म वाला जो बिंदु है, वो कौन सा होता है? वह 100 डिग्री है। तो आपको इस तरह से याद रखना है हिमांक और भाप बिंदु, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया? तो ये जर्मनी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ़ारेनहाइट, उन्होंने अपने नाम से इनका आविष्कार किया, इसका नाम रखा। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक व भाप बिंदु कितना होता है? तो हिमांक बिंदु होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हिमांक और भाप बिंदु आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक होता है जमना, दूसरा होता है उबाल बिंदु, है ना। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। अब बात करते हैं केल्विन पैमाने पर हिमांक वह भाप बिंदु कितना होता है? तो हिमांक बिंदु होता है 273 केल्विन और भाप बिंदु होता है 373 केल्विन, अर्थात 273 पर जमता है, और भाप बिंदु कितना होता है, उबाल बिंदु कितना होता है? 373 केल्विन। ये केल्विन पैमाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम शून्य तापमान या परम शून्य तापमान किससे कहते हैं?
या कितना होता है, तो वह था -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर पॉइंट में पूछे तो इतना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? तो दोस्तों पारा -49 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल कितने डिग्री पर जमता है? तो अल्कोहल -115 डिग्री पर जमता है। तो इसका जो निम्नतम ताप है वह है -115 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमर पैमाना का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री रोमर। और भाप बिंदु की अगर हम बात करें तो भाप बिंदु होता है 80 डिग्री रोमर। यह भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रव और गैसों में जो ऊष्मा का संचरण है वह भी संवहन विधि के द्वारा ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालन, संवहन और विकिरण ये सब क्या है? तो दोस्तों चालन, संवहन और विकिरण ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। यानी ऊष्मा संचरण 3 माध्यम से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे अवशोषित ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। जैसे काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी, ये किस नियम पर आधारित है? तो ये दोस्तों किरचॉफ का एक नियम है, उस पर ही आधारित है। इसमें कहा गया कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का जो घनत्व अधिकतम कहाँ कितनी डिग्री पर होता है? वो 4 डिग्री पर होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री तक अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो पहले उसका आयतन घटता है और फिर 4 डिग्री के बाद उसका आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं किसमें पाई जाती हैं? अर्थात जो ठोस, द्रव, गैस वो एक साथ किसमें पाई जाती हैं? तो वह पाई जाती है त्रिक बिंदु में, तीनों अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमांक क्या होता है? निश्चित ताप पर द्रव्य का ठोस में बदलना, जैसे कि पानी का बर्फ बनना। तो बर्फ बनते हुए क्या हो जाती है? ठोस हो जाता है। उससे पहले क्या होता है? वह द्रव्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गलनांक किसे कहते हैं? तो ठोस का द्रव्य में बदलना गलनांक कहलाता है। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। यह भी आपको साथ में इसको याद रखना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संघनन किसे कहते हैं? तो संघनन हो निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जिससे कि बरसात होती है वो किस क्रिया के द्वारा होती है? वह संघनन क्रिया के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, जिससे हमारा हाथ या जो वस्तु के संपर्क में आता है वह जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि की बात करें, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम इसको बोलते हैं। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रम, ठीक है। इस तरह से हमको इसको याद रखना है। प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो प्रकाश की वेग की गणना सबसे पहले रोमन ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु और निर्वात में।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।